नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीर कटारिया और आप देख रहे हैं कटारिया फायर अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे CO2 फ्लोटिंग सिस्टम के बारे में। बहुत बार कमेंट आया है CO2 फ्लोटिंग सिस्टम के बारे में और कल फिर आया जस्ट, ठीक है। तो वैसे इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता। मैंने FM200 के बारे में बताया है और इतनी गहराई से बताया कि शायद ही किसी ने बताया होगा। अगर आपने वो FM200 की वीडियोज़ देखी है तो मेरे हिसाब से आपको कोई भी फ्लोटिंग सिस्टम के बारे में जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि सभी के अंदर खाली केमिकल्स का डिफरेंट है, बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम सेम रहता है। थोड़ा 19-20 का डिफरेंट रहता है, वो भी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि उन्होंने अपनी सहूलियत के लिए किस तरह उसको सेट कराया है, ठीक है। लेकिन फिर भी बार बार आप लोगों के कमेंट आए हैं, आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा गैस फ्लोटिंग सिस्टम, CO2 फ्लोटिंग सिस्टम। अगर मैं पूरा नाम बताऊं तो CO2 गैस सप्रेशन सिस्टम इसको बोलते हैं। जितने भी गैस फ्लोटिंग सिस्टम है उसको गैस सप्रेशन सिस्टम बोलते हैं। अब उसके अंदर कौन सा केमिकल भरा है उसके हिसाब से उसके आगे हम उसका नाम लिख देते हैं। CO2 है, FM200 है, NAF है, या इनर्जन है, या ऑर्गन है। उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे नाम चेंज करते हैं, बाकी पीछे गैस सप्रेशन सिस्टम या फ्लोटिंग सिस्टम ही होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि CO2 फ्लोटिंग सिस्टम का इंस्टॉल कहाँ पे होता है और क्यों लगाया जाता है। तो CO2 गैस फ्लोटिंग सिस्टम का प्रयोग ज़्यादातर पावर प्लांटों में किया जाता है। पावर प्लांटों में जहाँ पे टरबाइन घूमती है वहाँ पे, और जहाँ पे जनरेटर्स होते हैं वहाँ पे, और जो शिप होते हैं, समुद्री जहाज होते हैं, वहाँ पे भी जहाँ पे टरबाइन होते हैं, जहाँ पे जनरेटर होते हैं, वहाँ पे गैस फ्लोटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। और वहाँ पे आपको 95% CO2 ही मिलेगा। और जो लोग ऑटोमोबाइल्स में काम कर रहे हैं वहाँ पे आप देखेंगे, वहाँ पे पेंट शॉप में आपको CO2 फ्लोटिंग सिस्टम मिलेगा। और उसके अलावा जहाँ पे गैस प्लांट है वहाँ पे, या जहाँ पे STG बोले तो स्टीम टरबाइन जनरेटर, या GTG गैस टरबाइन जनरेटर, यानी जितने प्रकार के टरबाइन्स हैं वो डिपेंड करता है कि किस तरह का कंपनी ने यूज़ किया है। वो गैस टाइप है या स्टीम टाइप है या फिर डीजल, तो उसके अकॉर्डिंग है। बट जहाँ पे टरबाइन्स है, जहाँ पे जनरेटर प्रयोग होता है वहाँ पे CO2 फ्लोटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। ऑटो सप्रेशन सिस्टम मोड में इसको रखा जाता है। अब इसको ज़्यादातर लोग ना 90% मैनुअल ही रखते हैं, ऑटो में नहीं रखते, ठीक है। वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये दो मोड में होता है, एक तो होता है मैनुअल और दूसरा होता है ऑटो मोड। 90% इसको ऑटो मोड में, सॉरी मैनुअल मोड में रखते हैं और 10% ऑटो में रखते हैं। अब ऑटो में कैसे रखा जाता है? वैसे तो काउंटर वेट, जिन लोगों ने काउंटर वेट वाला देखा होगा वो ऑटो मोड में होता है, ठीक है। और जो मास्टर सिलेंडर के साथ जो जोड़ा जाता है, मैं आपको यहाँ पे इसका पूरा असेंबलिंग दिखा देता हूँ। ये पिक मैंने लगा दी है, ये पिक देख लेना। ये उसका पूरा इंस्टॉल बताएगा आपको कैसे, कौन सी चीज़ कहाँ पे है और कैसे सिलेंडर कनेक्ट होते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पे ग्राफ भी बना देता हूँ, ठीक है। तो जो जहाँ पे काउंटर वेट होता है वहाँ पे इसका प्रयोग ऑटो में करते हैं। अब काउंटर वेट क्या होता है? इस तरह से ये मेन डिस्चार्ज लाइन होती है, यहाँ पे सिलेंडर लटका दिए जाते हैं और इनके बीच में एक सेंसर होता है। वो सेंसर जैसे ही एक दूसरे को डिटेक्ट करने के बाद, उधर से डिटेक्ट होगा और ये सेंसर को कमांड मिलेगी और ये सेंसर उसको कमांड देगा। और ये सिलेंडर जो है ये जमीन से उठे रहते हैं, ये फ्लोर लेवल है, यहाँ से उठे रहते हैं हमेशा। और जैसे ही ऑपरेट होगा तो ये नीचे आके जमीन पे गिर जाएंगे। जैसे तराजू होता है ना, तराजू की तरह ही है, उसी को काउंटर वेट बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको दिखा पाता शायद तो आपको और अच्छे से समझ में आता, बट इतना याद रखना,
अगर आप किसी को इतना ही बता देते हैं ना तो कोई आपको उधर पैनल पे ले जा करके सिस्टम पे ले जा करके कोई चेक नहीं कराता। खाली इतना बता देना कि ज़मीन से उठे रहते हैं, यहाँ पे काउंटर वेट होता है, एक बॉल्स टाइप लगी होती है, इस तरह से यूं लटका रहता है, ज़मीन से उठा होता है, और यहाँ पे सेंसर लगे होते हैं। जैसे आपस में किरणें टकराती हैं बीम डिटेक्टर की तरह, तो वो वेट जो है अप हो जाता है, सॉरी डाउन हो जाता है, और डाउन होने से एक सिलेंडर डाउन होगा, और जैसे यूं करके आपने देखा होगा ना कई बार कि एक बिल्डिंग गिरी, अगली गिर गई, फिर उससे अगली इसके ऊपर गिरी, फिर उससे अगली इसके ऊपर गिरी, ऐसे गिरते गिरते जितने भी वो सिलेंडर अपने एक साथ कनेक्ट किए, 2 4 10 12 जितने भी हैं, एक सिलेंडर गिरेगा, एक एक गिरने से सारे गिरते चले जाएंगे और फ्लोटिंग सिस्टम आपका ऑपरेट हो जाएगा। CO2 निकल करके सिलेंडर से मैं डिस्चार्ज में जा करके वहाँ पे जहाँ पे प्रोटेक्शन दिया हुआ है वहाँ पे फ्लोट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये होता है काउंटर वेट। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैनुअल की। मैनुअल किस तरह होता है, तो मैनुअल में आपको ये थोड़ा सा बता देता हूँ। ये डिस्चार्ज लाइन होती है, यहाँ पे सिलेंडर लगा दिए जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, इनका सबका एक डिस्चार्ज होता है, ये इसको डिस्चार्ज करेगा, ये इसको करेगा, और ये सब एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। यहाँ पे एक मास्टर सिलेंडर लगा दिया जाता है, वो मास्टर सिलेंडर बोले अपना जो CO2 4.5 kg का होता है ना, वही होता है। और यहाँ पे कोई 22 kg का लगाता है, कोई 50 kg का लगाता है, वो अकॉर्डिंग टू हजार्स ये डिजाइन किया जाता है कि कितने kg का वो यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन जो मास्टर सिलेंडर होता है वो 4.5 kg वाला ही होता है, और वो 60 kg प्रेशर से भरा होता है। इसके प्रेशर से ये यहाँ से कनेक्ट होता है। अब क्या होता है, इसको मैनुअली मैं बता रहा हूँ मैनुअली कैसे ऑपरेट किया जाता है। इसको हम जैसे CO2 एक्सटिंग्विशर को ऑपरेट करते हैं, सेम वैसे ही जो CO2 एक्सटिंग्विशर है, डिस्चार्ज हॉर्न से जो गैस निकलती वो यहाँ से इसके डिस्चार्ज से निकल के इसको प्रेस करेगी, वो इसको करेगी, और सभी एक साथ में रिलीज हो जाएंगे और आगे फ्लोट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये हो गया मैनुअल। ठीक है, अब हम बात करते हैं कनेक्टिविटी की। इसकी कनेक्टिविटी कैसे करी जाती है। जैसे अदर में होती है, 2 डिटेक्टर के ऊपर इसको कनेक्ट किया जाता है, जहाँ पे भी एक्सटिंग्विशर ये इंस्टॉल किए गए हैं, फ्लोटिंग सिस्टम जहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। मान लिया ये यहाँ पे हमारा टरबाइन जनरेटर रूम है, और यहाँ पे हमारा CO2 फ्लोटिंग सिस्टम का बैंक है। तो यहाँ से यूं करके एक लाइन ली जाती है पतली सी, जैसे हाइड्रेट कनेक्ट होते हैं उसी तरह एक पतली सी लाइन इसके ऊपर डाल दी जाती है। यहाँ पे कोई भी 2 डिटेक्टर, पहला डिटेक्टर ऑपरेट होगा, यहाँ पे होता है कंट्रोल पैनल, पूरे सिस्टम का कंट्रोल होता है। ये क्या करता है, कोई भी एक डिटेक्टर ऑपरेट होगा, ये पैनल को कमांड देगा, ये पैनल की कमांड देने के बाद अलार्म बजेगा, जैसे नॉर्मली डिटेक्टर ऑपरेट होने से बजता है। इसके होने के बाद हमारा बंदा वहां पर जाकर के चेक करेगा क्या रियल में आग लगी है, स्मोक है, या कोई भी डस्ट से डिटेक्ट होकर के बजने लगा है। ठीक है, तो एक डिटेक्टर से हमारा सिस्टम ऑपरेट नहीं होगा। उसके बाद क्या होगा, अभी अगर आग लगी होगी तो सीधी सी बात है, एक डिटेक्टर ऑपरेट हुआ तो दूसरा भी होगा। तो क्या होगा फिर उसके बाद दूसरा डिटेक्टर एक ऑपरेट होता है, वो फिर इसको कमांड देता है पैनल को, और इसके कमांड देने के बाद यहाँ पे जो कंट्रोल पैनल है ना, वहां पे एक CRM लगा होता है, कंट्रोल रिले मॉड्यूल्स। कंट्रोल रिले मॉड्यूल्स यहाँ पे लगा होता है। अब वो क्या करता है, यहाँ से इसको कमांड भेजता है और इसको बोलता है कि भाई अब 100% आग लगी है, अब आपको CO2 फ्लोटिंग सिस्टम ऑपरेट करना ही है। तो फिर ये क्या करता है, ये कमांड देता है हमारे मास्टर सिलेंडर को, जो CO2 फ्लोटिंग सिस्टम में मास्टर सिलेंडर लगा है उसको कमांड देता है। उसको कमांड देने के बाद क्या होता है, ये कमांड इसको भेज देता है। वैसे तो इसमें कोई टाइम सेट फिक्स नहीं होता, अपने हिसाब से लोग टाइम फिक्स कर लेते हैं। कोई 30 सेकंड रखता है, कोई 1 मिनट रखता है। इसके कमांड लेने के बाद ये 1 मिनट तक ऑपरेट नहीं होगा। वो कमांड ऑपरेट क्यों नहीं होगा, इसने तो कमांड भेज दी उधर, लेकिन ये ऑपरेट क्यों नहीं हो रहा, यहाँ पे तो CRM है ना, उसने उस कमांड को कंट्रोल कर रखा है।
वो 1 मिनट से पहले उसको भेजेगा ही नहीं। ये CRM का काम यही होता है। जो लोग बोलते हैं ना कि कमांड 2 डायरेक्टर ऑपरेट होने के बाद भी 1 मिनट तक चलेगा ही नहीं, तो क्यों नहीं चलेगा? ये उसको पकड़ के रखता है, ये कमांड उधर जाने ही नहीं देता। इस 1 मिनट के बीच में आप जा करके चेक करोगे, अगर वहाँ का एरिया नॉर्मल, तो आप जा करके पुश बटन होता है, उसमें एक रिलीज होता है और एक अबॉर्ट स्विच होता है। यानी अगर गलती से कमांड ले ली है तो आप उसको 1 मिनट से पहले जा करके पुश करोगे तो रुक जाएगी, कमांड फेल हो जाएगी और सिस्टम नहीं चलेगा। अगर आग लगी है रियल में और सिस्टम नहीं चला, तो उसको चलाने के लिए एक रिलीज स्विच होता है, वो आप उसको जा करके प्रेस कर देंगे, वो मैन्युअली ऑपरेट हो जाएगा और वहाँ पे जो गैस फ्लोडिंग है वो ऑपरेट हो जाएगी और वहाँ पे गैस गिरेगी और जैसे CO2 फ्लोड होता है एक्सटिंग्विशर, और पूरे एरिया को कवर कर देगी। अब इसमें कंडीशन क्या होती है, ये पूरा का पूरा पैक होना चाहिए, कहीं से भी वेंटिलेशन नहीं होना चाहिए, इसका कोई एग्जॉस्ट फैन नहीं होना चाहिए, कोई भी किसी प्रकार का वेंटिलेशन होना ही नहीं चाहिए, पूरा पैक होना चाहिए, ये इसकी कंडीशन होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि मैंने एक वीडियो डाली थी, ठीक है, एक महात्मा आदमी ने क्या बोला कि आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो, और एक स्मोक और एक हीट जब डायरेक्ट होगा तभी सिस्टम ऑपरेट होगा। वो मैं FM 200 की बात कर रहा था। लेकिन डियर मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं होता है, वो जो बता रहे वो इसका है, इस वाले का, और वो क्यों है वो भी मैं बता देता हूं आपको। यहाँ पे क्या होता है, डीजल जनरेटर लगाया होता है, जब जनरेटर चलेगा तो क्या होगा, हीट जनरेट होती है वहाँ पे। यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि एक स्मोक डिटेक्टर ऑपरेट होगा तो चलेगा, मैं बोलता हूँ यहाँ पे स्मोक डिटेक्टर लगता ही नहीं है। यहाँ पे फ्लेम डिटेक्टर और हीट डिटेक्टर दो ही होते हैं, स्मोक डिटेक्टर होता ही नहीं है। जिसने भी आपको बताया गलत बताया, लेकिन फिर भी मैं आपको किसी प्रकार का गलत कमेंट नहीं कर रहा हूँ। चलो ठीक है, आपको नहीं पता था, लेकिन डियर अगर हमें नहीं पता है ना, तो सामने वाले से कोई भी काम करवाने के लिए या उससे पूछने के लिए रिक्वेस्ट की जाती है, आर्गुमेंट नहीं किया जाता। अगर आप जहाँ पे भी आप जॉब कर रहे हैं, आपका सीनियर भी होगा, सुपरवाइजर ऑफिसर्स कोई भी है, ये नहीं कि आपने जो आप जानते हो आप 100% ठीक हो, ऐसा कभी नहीं होता। मैं भी 100% नहीं हूँ, ऐसा नहीं कि मैं आपको ही बोल रहा हूँ, तो कोई 100% नहीं होता। और मैं आपको बता रहा हूँ, कोई दूसरा पर्सन आपको बोलता है और जो मैं बता रहा हूँ और उसके बताने में दोनों में डिफरेंट है, तो आप नम्रता से, रिस्पेक्ट के साथ उससे पूछो कि सर हमने तो ऐसे सीखा था, आप कुछ और बता रहे हैं, शायद आपके कहने में गलत है या मैंने गलत बताया, प्लीज़ आप इसको एक्सप्लेन कीजिए, मैं इसको जानना चाहता हूँ। इस तरह का शब्द प्रयोग करेगा, सामने वाला इंटरेस्टेड होकर के आपको बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक फ्लेम डिटेक्टर होता है और एक हीट डिटेक्टर होता है। क्यों वो हीट डिटेक्टर क्यों होता है, क्योंकि जब जनरेटर चलता है तो हीट जनरेट करता है। ठीक है, और रही बात जनरेटर की, जनरेटर थोड़ा बहुत भी चलता है ना, तो थोड़ा बहुत स्मोक तो निकलता ही रहता है वहाँ पे। अब थोड़े बहुत स्मोक निकलने से डिटेक्टर तो ऑपरेट होते ही रहेंगे, फिर वो तो बजता ही ले रहेगा अलार्म, उधर ही खड़े रहोगे टर्न आउट निकाल के, तो इसलिए वहाँ पे स्मोक नहीं होता, हीट और फ्लेम डिटेक्टर होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। और इसमें एक हीट और एक फ्लेम, दोनों में दो डिटेक्टर एक साथ ऑपरेट होंगे, उसके बाद ही ये ऑपरेट होता है। ठीक है, तो इतना तो आपको मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, CO2 गैस जो है ओजोन लेयर को अफेक्ट करती है, सभी को पता है, साइड इफेक्ट डालती है। ये CO2 फ्लोडिंग सिस्टम जो है अपने इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में ही सबसे पहले जो गैस सेपरेशन सिस्टम बना था वो CO2 फ्लोडिंग सिस्टम ही था। लेकिन सेफ्टी स्टैंडर्ड चेंज होते गए, मॉडिफिकेशन होते गए, इसके बाद FM 200 आया, उसके बाद NAF आया, उसके बाद आर्गोनाइट आया, अब फ्लोरोकीटोन्स आ गया, बहुत सारे डिफरेंट होते गए, मॉडिफिकेशन होते गए हैं और हर चीज़ को ईजी करने की कोशिश की जा रही है। वैसे तो एक तरह से बैन कर दिया गया है ये, लेकिन 100% बैन नहीं है, अभी कोई गवर्नमेंट की ऐसी कोई गाइडलाइन है नहीं, लेकिन सेफ्टी स्टैंडर्ड इसको बोलता है कि इसको मत लगाओ, लेकिन फिर भी लोग इसको लगा रहे हैं।
वहाँ पे क्या है, ऐसी जगह पे ये वहाँ पे इंस्टॉल किया जाता है जहाँ पे आदमी का आना जाना होता ही नहीं। सबसे पहली बात, वहाँ पे आना जाना होता ही नहीं है जहाँ पे इसको इंस्टॉल किया जाता है। अगर वहाँ पे किसी का आना जाना है, दिन में एक बार भी बंदा जाता है या 2 बार भी जाता है, तो वहाँ पे इसको इंस्टॉल कर ही नहीं सकते। ऐसी सेफ्टी गाइडलाइन है। और चाहे जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं वहाँ पे देख भी लेना, वहाँ पे बंदे का आना जाना नहीं होता है जहाँ पे इसको इंस्टॉल करते हैं। ठीक है। अब डिसएडवांटेज क्या है, क्यों नहीं लगाया जाता? क्योंकि पहली बात तो CO2 गैस जो होती है वो टॉक्सिक होती है, जहरीली होती है। दूसरा, ये ठंडी भी ज़्यादा होती है। अगर किसी कारण से बंदा वहाँ पे काम कर रहा है और गलती से अगर ऑपरेट हो जाता है या रियली ऑपरेट हो जाता है, तो ये क्या करेगा, आदमी इनहेल करेगा तो आपके जो लंग्स है ना जाम कर देगा, श्वसन प्रक्रिया को जाम कर देगा, ठंडा कर देगा, ब्लड सर्कुलेशन को रोक देगा, आदमी को हेडेक होगा और खून ठंडी होने के कारण आपके ब्लड को इस तरह जमा देगा, ब्लड सर्कुलेशन ही बंद हो जाएगा, आदमी डेथ कर जाएगा। और ऊपर से टॉक्सिस भी होती है, अगर इनहेल कर लिया तो भी मर गया, अगर नाक बंद करके थोड़ा एग्जिट करने की सोची और इसकी चपेट में आ गया तो वो ठंडी के कारण आपके ब्लड को जाम कर देगा। तो इसलिए इसको इंस्टॉल नहीं किया जाता। मेरे हिसाब से यही रीज़न है। अगर आप इससे भी बेटर रीज़न जानते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, ये हो गया। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर क्या कोई और भी किसी चीज़ का प्रेशर होता है। अदर जितनी गैसें होती ना उसके अंदर N2 का प्रेशर होता है और N2 के प्रेशर से ही वो रिलीज होती है। उन गैसों का अपना कोई प्रेशर नहीं होता है, चाहे FM2 है, चाहे ऑर्गेनाइट है, चाहे इनर्जन है, सब के अंदर नाइट्रोजन होती है, उसी के प्रेशर से बाहर निकलती है। अकेला यही एक्सटिंग्विशर फ्लोटिंग सिस्टम ऐसा है जिसमें एक्स्ट्रा किसी गैस का प्रेशर नहीं होता, CO2 गैस का ही प्रेशर होता है। ये भी चीज़ आप नोट करना, इसमें एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं होता। और अगर हम इसकी बात करें तो 70-30 के रेशो में भरा जाता है। 70% लिक्विड में होता है और 30% गैस फॉर्म में होता है। CO2 गैस एक्सटिंग्विशर भी ऐसे ही भरा जाता है और ये फ्लोटिंग सिस्टम भी ऐसे ही होता है। अब बात करते हैं इसके चेकिंग और मेंटेनेंस की। जैसे हम CO2 फ्लोटिंग सिस्टम हमारा वो जो होता है, सॉरी एक्सटिंग्विशर जो होता है, 3 माह में उसको चेकिंग करते हैं, इसका विजुअली चेकिंग करते हैं। कोई नट बोल्ट वगैरह तो ढीला नहीं हो गया है, सभी डायरेक्टर वगैरह हमारे काम कर रहे हैं, हमारा कंट्रोल पैनल काम कर रहा है कि नहीं। अगर वहाँ पे प्रेशर गेज लगाया हुआ है, वैसे तो प्रेशर गेज इसमें होता नहीं है, अगर लगाया भी हुआ एडिशनली किसी ने लगाया हुआ है तो आप उसको चेक कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई और जैसे एबनॉर्मलिटी कोई और अदर है, किसी की स्विचिंग है, किसी की वायरिंग निकली हुई है, किसी का नट बोल्ट ढीला हुआ है, या हमारे पैनल को इलेक्ट्रिकल सप्लाई नहीं मिल रही है, उसकी क्लीनिंग करनी होती है, ये क्वार्टरली में की जाती है। कुछ लोग मंथली भी करते हैं, वो डिपेंड करता है वो किस हिसाब से मैनेज करते हैं। ठीक है, बात करते हैं इसकी टेस्टिंग और क्लीनिंग और मेंटेनेंस की। ठीक है, जैसे CO2 एक्सटिंग्विशर 5 साल में रिफिलिंग कर किया जाता है, सेम इसका भी 5 साल में रिफिलिंग होता है। रिफिलिंग के दौरान इसका HPT टेस्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। HPT टेस्ट के बिना इसकी टेस्टिंग और रिफिलिंग नहीं होती, और उसका सर्टिफिकेट भी आपको उस वेंडर से, उस कंपनी से लेना होगा कि आपने इसकी टेस्टिंग हाइड्रो टेस्टिंग की है, उसका मेरे को सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, ये सभी इसके अंदर चेक करना होता है। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब आप इसके फॉर्मेट्स वगैरह बना रहे होते हैं या चेकिंग कर रहे होते हैं ना, तो ये एडिशनली मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपने सीनियर को ज़रूर बताएं। कभी ऐसा ना हो कि भाई ये तो सबको पता ही है कि मैं उधर हमारा शेड्यूल है और काम करने जा रहे हैं। कई बार क्या होता है ना, गलती से कुछ ना कुछ कहीं से वायरिंग खिंच गई, कहीं से एक्सटिंग्विशर गलती से क्लीनिंग के टाइम पे भी ऑपरेट हो जाता है। ठीक है, तो जब भी आप करने जाते हो तो आप अपने सीनियर को बोल के ही जाओ, भले आपके शेड्यूल में है, भले आपके सीनियर को पता है कि हर महीने होता है, लेकिन आप बता के जाओ। ये एडिशनली बता रहा हूँ एक। ठीक है, तो ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर कोई चीज़ छूट गई है या चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप
कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश करूँगा। और मेरे बताने का समझाने का तरीका आपको कैसे लगा ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ताकि मेरे यहाँ बोलने का स्पीच देने का कोई मतलब नहीं रह जाता अगर आप मेरे बताने के तरीके से सेटिस्फाई नहीं है या आपको समझ नहीं आ रहा, तो मेरे कोई बताने का मतलब नहीं रह जाता है। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।